स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 10 अप्रैल, डी 9 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष इसी दिन 1961 में यूरी गागरिन ने ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष में पहले पहुंचने वाले यूरी गागरिन थे, ये 12 अप्रैल को ही पहुंचे थे। इसी के उपलक्ष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें तो 12 अप्रैल 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का एक प्रस्तावित पारित भी किया था। इस दिवस मनाने का उद्देश्य जो है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष योगदान की पुष्टि करना है। वहीं बात करें तो सोवियत संघ जो 13 देशों में टूट चुका है, सोवियत संघ में इस दिवस को कॉस्मोनॉटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं। कॉस्मोनॉटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2001 में इस दिन को अमेरिका विश्व अंतरिक्ष पार्टी के रूप में मनाता है। इस दिवस को मनाने का कार्यक्रम ब्रह्मा अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय द्वारा UNOOSA द्वारा आयोजित किया जाता है। UNOOSA बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतरिक्ष को सहयोग बढ़ावा देता है। आप जान लें कि इस दिवस को चयन क्यों किया था। चयन इसलिए किया गया था कि दुनिया में पहला बार मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक वर्ष 1957 में बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इसमें यात्रा कर रहे यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और यूरी की इस यात्रा को बाहरी अंतरिक्ष के लिए विकल्पों के लिए खोल दिया गया था। और चांद पर लैंड करने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका के थे। वो कमेंट करके बताएंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से गए थे, उसका क्या नाम था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत कुल कितना पदक जीता है? ऑप्शन ए 4 पदक, बी 3 पदक, सी 10 पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी 10 पदक। भारत ने थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 10 पदक जीते हैं। वहीं बात करें तो इसका आयोजन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक थाईलैंड के पुलकेत में हुआ था। थाईलैंड के पुकेत में हुआ था, जिसमें अभिजात वर्ग के लिए आयोजित इस टूर्नामेंट में 15 सदस्य भारतीय टीम भाग लिए थे। 15 सदस्य भाग लिए थे और मुक्केबाजी दल हिस्सा लिए थे। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितना पदक जीता है?
10 पदक जीता है, उसमें से 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, नहीं माफ कीजिएगा, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण, 3 रजत, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं, 3 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं बात करें तो स्वर्ण पदक विजेताओं को 2000 अमेरिकी डॉलर मिलता है, और रजत पदक विजेताओं को 1000 अमेरिकी डॉलर मिलता है, और कांस्य पदक को $500 अमेरिकी डॉलर मिलता है। वहीं बात करें तो एशिया, यूरोप, ओशिनिया और अफ्रीका के 74 पुरुषों और 56 महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल 130 भागीदारों ने इस भाग लिया था, और इसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं। अगर वहीं बात करें इसमें भारत के कौन कौन से जो विजेता रहे हैं रजत में और कांस्य में, तो अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो गोविंद साहनी 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं। अनंत प्रहलाद चोपड़े 54 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं। सुमित 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं रजत पदक की बात करें तो अमित पंघाल 52 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं। मोनिका 48 केजी में 48 किलोग्राम में रजत पदक जीती है। और बरिंदर सिंह 60 किलोग्राम में से रजत पदक जीते हैं। आशीष कुमार 81 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं। वहीं कांस्य पदक की बात करें तो मनीषा 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीती है। पूजा 69 किलोग्राम में कांस्य पदक जीती है। अब भागवती कचारी 75 किलोग्राम में कांस्य पदक जीती है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? ऑप्शन ए बिलावल भुट्टो, बी मरियम नवाज, सी इमरान खान, डी शहबाज शरीफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शहबाज शरीफ। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। वहीं बात करें तो 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान का पाकिस्तान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संवैधानिक और अराजकता के बाद समाप्त हो गया है। इमरान खान अपने खिलाफ जारी अविश्वास प्रस्ताव में ये हार गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और नवाज शरीफ के जो पार्टी का नाम है PMLN की पार्टी जो है, शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री हुए। शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। इनके बारे में कुछ मुख्य बिंदु जान लें। जो इनका एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण हुआ है, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए, कोई भी प्रधानमंत्री। वहीं इनके कुछ इनका मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु जान लें। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। पहली बार किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ, पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है सफल हुआ है। अविश्वास
अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ है। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान संसद में पारित किए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए 342 सीटों में से 172 वोटों की जरूरत थी, जिसमें इमरान खान के खिलाफ 174 सांसदों ने वोट दिया था। और इमरान खान वहीं पाकिस्तान की इमरान खान की बात करें तो इमरान खान इससे पहले पाकिस्तान को विश्व कप जिताने वाले एकमात्र क्रिकेट के कप्तान हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी असम, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, जिन्होंने राज्य में एक 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा इस मोबाइल ऐप एप्लीकेशन को विकसित किया है। और इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया कि कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। 1064 भ्रष्टाचार मोबाइल ऐप में कोई भी आदमी कोई भी शिकायत अधिकारियों के पास सीधे दर्ज करा सकते हैं। यह जो ऐप है द्विभाषीय है, जिसमें द्विभाषीय मतलब एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश, दोनों भाषा में ये शामिल किया गया है। और इसमें जो शिकायत करेंगे उसके पहचान और डाटा को गुप्त रखा जाएगा। और इस राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त, इसका जो इस ऐप को डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य है, जो भ्रष्टाचार मुक्त और राज्य में शासन को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए सरकार को मदद लाने के लिए ये इस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, सियाचिन दिवस कितने अप्रैल को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 13 अप्रैल, डी 14 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। वही इस सियाचिन दिवस मनाने के लिए का उद्देश्य जो है, ये सियाचिन वॉरियर्स ब्रिगेड द्वारा हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो सियाचिन पर जो चढ़ाई के लिए भारतीय सेना ने यूज किया, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत था। ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया था। और भारतीय सेना के द्वारा दिखाए गए साहस और सम्मान के लिए यह दिवस मनाते हैं। वही बात करें तो मेघदूत अभियान था भारतीय सेना का, वह 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने सोल्टोरो रेंज, सियाला और बिलाफोर्ड ला के मुख्य दर्रे सहित पूरे सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। और
और इसी दिन इसको पाकिस्तान की सेनाओं के पर पाकिस्तान की सेनाओं से इसको मुक्त कर दिया गया था। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। यह 76 किलोमीटर की क्षेत्र में फैला, जो सियाचिन ग्लेशियर है यह 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत और पाकिस्तान 6000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर अस्थायी सैन्य उपस्थिति भी बनाए रखता है। यही कारण है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कौन करेंगे? ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी वित्त मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आज ही के दिन 14 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे, जो ये दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय वहीं पर है। यह जो नई दिल्ली में तीन मूर्ति परिसर में स्थित यह संग्रहालय, भारत के हर प्रधानमंत्री को ये श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसका लोगों को राष्ट्र और लोकतंत्र के प्रतीक धर्म चक्र को धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व भी करेगा। यह जो संग्रहालय है प्रधानमंत्री के जीवन और योगदान के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के बाद की कहानी को यह संग्रहालय बताएगा। यह जो संग्रहालय है यह ब्लॉक एक तत्कालीन 3 मूर्ति भवन है। तत्कालीन 3 मूर्ति भवन और ब्लॉक 2 में नवनिर्मित भवन के एकीकृत करता है, जिसमें कुल 43 गैलरी है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वनिधि से समृद्धि पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी सहकारिता मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वनिधि से समृद्धि पहल की शुरुआत की है। तो यह जो स्वनिधि से समृद्धि पहल की जो शुरुआत है 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 126 शहर में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस योजना का विस्तार 28 लाख स्ट्रीट वेंडर के लिए है। 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवारों को ये लाभ मिलेगा इस पहल से। वहीं बात करें तो मंत्रालय के अनुसार स्वनिधि से समृद्धि एक अतिरिक्त पीएम स्वनिधि कार्यक्रम है, जिसमें जनवरी 2022 में पहला चरण में 1 से 25 शहरों में लॉन्च किया गया था, जिसमें 35 लाख स्ट्रीट वेंडर उनके परिवार शामिल थे। और पहले चरण की बात करें तो कार्यक्रम सफलता के बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2022 में वित्त मंत्रालय ने अपने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए कुल 20 लाख योजनाओं का अनुमोदन के लक्ष्य के साथ अतिरिक्त शहरों का कार्यक्रम शुरू किया है। वहीं बात करें तो जून 2020 में मंत्रालय के प्रधान स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना लागू कर रहा था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, कौन सा शहर पहले खेलो नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए
गुवाहाटी, बी गुरुग्राम, सी जमशेदपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। वहीं बात करें तो भारतीय खेलों प्राधिकरण ने टाटा तीरंदाजी एकेडमी में 6 चरणों में खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजित करने के लिए तीरंदाजी आयोजित करने के लिए 75 लाख रुपए दिए हैं। टूर्नामेंट ये वही बात करें तो टूर्नामेंट का पहला चरण 12 अप्रैल से 13 अप्रैल तक झारखंड के जमशेदपुर में शुरू किया जाएगा। वहीं बात करें तो टूर्नामेंट में सीनियर जूनियर और कैंडिडेट श्रेणी के और रिकवर और कंपाउंड स्पर्धा आयोजित किया जाएगा। विश्व तीरंदाजी नियमों के अनुसार बात करें तो टूर्नामेंट का आयोजन जो भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में बात करें तो सीनियर जूनियर कैंडिडेट श्रेणियों के 32 रिकवर कंपाउंड टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए चुना गया है। 32 रिकवर और कंपाउंड तीरंदाजों को टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए चुना गया है। दिसंबर 2022 में निर्धारित अंतिम चरण के साथ 6 महिला राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट हर एक महीने के अंतराल में आयोजित किए जाएंगे। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी वर्ष 2023 में कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी मलेशिया, सी थाईलैंड, डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी वर्ष 2023 में भारत ही मेजबानी करेगा। तो बात करें खेल के 36 खेल के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कला और संस्कृति को कवर करेंगे और 25 भारतीय राज्य अपनी विशिष्ट संस्कृतियों को दिखाने के लिए राज्य में डॉल्फिन परिषद के साथ पहले भी आ चुका है। वहीं तो बात करें तो भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन खेल में 6 विभिन्न प्रकार की कला श्रेणियों को प्रतियोगिता को प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शित करेंगे। जिसमें हम बात करें तो इसमें सामाजिक कला और संचार, पारिस्थितिक कला और वास्तुकला, और भारत में डेल्फिक खेलों के विजेता 2026 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगा। तो वहीं बात करें तो
तो रूस, जॉर्जिया, जर्मनी, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका में 7 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। भारत ने फिलीपींस और मलेशिया और दक्षिण कोरिया में 3 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में कितने पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए 7 पुरस्कार, बी 8 पुरस्कार, सी 9 पुरस्कार, डी 2 पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 पुरस्कार। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में जीते हैं। तो हम वही बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने 80वें स्कॉच पुरस्कार, 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। स्कॉच सम्मेलन का आयोजन स्टेट ऑफ BAFSI एंड PASU के थीम के तहत किया गया। और डिजिटल समावेशन की श्रेणी में एनएमडीसी ने EARP कार्यान्वयन करने के लिए कल्पतरु परियोजना के लिए रजत पदक जीता है। स्कॉच पुरस्कार विजेता को उनकी वेबसाइट पर जमा किए गए आवेदन के आधार पर इस पुरस्कार को दिए जाते हैं। तो एनएमडीसी जो है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है और यह जो एनएमडीसी है यह इस्पात मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद है। तो इनके बारे में बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी IAS।